अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज अपना सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इस चैप्टर का छठा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हमारा मेन टॉपिक है ट्रांजिस्टर। यानी आज हम इस लेक्चर में ट्रांजिस्टर की कंप्लीट डिटेल्स जो हमारे सिलेबस में है वो कंप्लीट डिटेल्स जो है वो देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। पहला सवाल जो है वो ये है कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है, उसकी बनावट कैसी होती है और उसकी टाइप्स, उसकी किस्में क्या क्या होती हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले ये जो नाम यहाँ पर अभी लिया गया कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसे हम शॉर्ट में BJT कह सकते हैं। ओके, इसे आमतौर पर BJT कहा जाता, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। लेकिन शॉर्ट में, एकदम ही बहुत ही शॉर्ट में अगर बोलना है तो सिर्फ आप उसको ट्रांजिस्टर भी कह सकते हो। ओके, चलिए शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है, यह सिर्फ ट्रांजिस्टर का मतलब होता है एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा आला जिसमें 2 जंक्शन हो और 3 टर्मिनल हो। ओके, एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है ये। ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस जिसमें 2 जंक्शन हो और 3 टर्मिनल हो, उसे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहा जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको बाइपोलर क्यों कहते हैं। बाइपोलर, बाय यानी 2 और पोलर यानी पोल वाले, तो इसको 2 पोल वाला क्यों कहा जाता है। इसमें कौन से 2 पोल हैं? तो यहाँ पर आप याद रखिए, पोल का मतलब चार्ज होता है। ओके, चार्ज कैरियर, वो चीज़, वो बरकी बार जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है। तो ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर 2 तरह के चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिवली चार्ज होता है और होल्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इन 2 की वजह से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है और इसीलिए इसको बाइपोलर जंक्शन डिवाइस कहते हैं। ओके, तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का मतलब रहेगा ऐसा डिवाइस जो 2 जंक्शन और 3 टर्मिनल से बना हुआ हो और जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल 2 किस्म के बरकीबार जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को गुजारते हों, उसे कहते हैं 2 कुतबी जोड़ ट्रांजिस्टर या बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसकी जो बनावट है वो बनावट कुछ इस तरह से होती है। ये जो फिगर आप देख रहे हो, इसमें जो ब्लू कलर में है, यानी ये वाला जो रीजन है, इसे हम कहते हैं एमीटर। येलो कलर में जो चीज़ आप देख रहे हो इसे कहते हैं बेस, और ग्रीन कलर में जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं कलेक्टर। ओके, तो एमीटर, बेस, कलेक्टर, ऐसे ये 3 हिस्से होते हैं ट्रांजिस्टर के। अब आप एरिया वाइज अगर देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। आप देखो, एमीटर जो है वो ये इतना बड़ा है, ये ब्लू कलर का रीजन, ये काफ़ी बड़ा रीजन है, मतलब इसका रकबा काफ़ी बड़ा होता है। अगर आप बेस को देखेंगे तो ये पीला वाला जो है ये सबसे छोटा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बेस जो है वो सबसे छोटा रकबे वाला होता है। और जब मामला कलेक्टर का आएगा तो कलेक्टर ये इतना बड़ा होता है, इसका मतलब कलेक्टर का जो रकबा है वो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। तो इस तरीके से आपको एरिया वाइज याद रखना पड़ेगा कि एमीटर का रकबा काफ़ी बड़ा होता है, बेस का रकबा काफ़ी छोटा होता है और कलेक्टर का रकबा सबसे बड़ा होता है। यानी कलेक्टर जो है उसका रकबा यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। ओके, अब इसमें एक और चीज़ है और वो ये है कि जो एमीटर है इसमें डोपिंग जो की जाएगी, डोपिंग मतलब मिलावट मिलाना। ओके, तो मिलावट मिलाना या इम्प्यूरिटीज़ मिलाने का जो प्रोसेस है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसे हम डोपिंग कहेंगे। तो डोपिंग का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एमीटर में हाईएस्ट होता है, सबसे ज़्यादा। ओके, सबसे ज़्यादा डोपिंग जो है वो एमीटर में की जाएगी, सबसे लो जो है वो बेस में की जाएगी। यानी बेस में डोपिंग की जो मिकदार है वो सबसे कम होती है, और कलेक्टर जो है तो इसके अंदर डोपिंग की मिकदार मॉडरेट होती है, मतलब ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, मॉडरेट, दरमियाना नोयत की। ओके, तो ये आप डोपिंग के लिहाज से भी याद रखो कि एमीटर में डोपिंग सबसे ज़्यादा, बेस में डोपिंग जो है वो सबसे कम, लेकिन कलेक्टर में डोपिंग जो है वो मॉडरेट या दरमियाना नोयत की। ओके, तो ये था ट्रांजिस्टर की बनावट। अब हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है उसकी किस्में क्या हैं। तो आप देखो, ट्रांजिस्टर की 2 किस्में हो सकती हैं।
पहले वाली जो किस्म है उसे कहते हैं PNP ट्रांजिस्टर। अब आप गौर से देखो, P फिर N और फिर P। इसका मतलब क्या हुआ कि एक N हिस्सा जो है वो दो P हिस्सों के दरमियान में रखा गया है। तो ये हमारा पहला टाइप का ट्रांजिस्टर बन गया। पहला जो टाइप का जो ट्रांजिस्टर है उसका नाम ही PNP ट्रांजिस्टर है, मतलब ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें एक N को दो P हिस्सों के दरमियान रखा जाता है। अगर आप एक N हिस्से को दो P हिस्सों के दरमियान रखते हैं तो उसको हम PNP ट्रांजिस्टर कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी कि ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें एक N हिस्से को दो P हिस्सों के दरमियान रखा जाता है, उसके दरमियान सैंडविच किया जाता है, उसे PNP ट्रांजिस्टर कहते हैं। ओके, यानी उसका जो डिज़ाइन है वो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब आप अगर गौर से देखेंगे इस डिज़ाइन को तो आप देखो इसमें जो एमीटर है वो P हिस्सा है, जो कलेक्टर है वो भी P है, लेकिन जो बेस है, बीच वाला जो हिस्सा है बेस, वो N है, इसलिए इसको PNP कहेंगे। अब इसका सर्किट सिंबल, तो अब आप देखो इसका जो सर्किट सिंबल है वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर आप देखो कि ये जो आड़ी लाइन है तो ये बेस है। ओके, इस आड़ी लाइन को बेस कहेंगे और इसके दोनों तरफ ये जो तिरछी लाइनें निकली हुई हैं, तो तिरछी लाइनों को हम एमीटर और कलेक्टर कहेंगे। ओके, यानी यहाँ पर ये एमीटर है और ये कलेक्टर है। अब अगर आप गौर से देखो तो एमीटर और कलेक्टर दो तिरछी लाइनें हैं, इसलिए तो दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि दोनों में से एमीटर कौन है और कलेक्टर कौन है। तो इसका तरीका ये होता है कि जो एमीटर है उसमें तीर का निशान लगाया जाता। ओके, यहाँ पर आप देखो कि एमीटर में तीर का निशान लगा हुआ रहेगा। अब तीर का निशान दो तरह से हो सकता है। मान लो एक निशान ऐसा बन सकता, ऊपर से नीचे आने वाला, और एक निशान ऐसा बन सकता, नीचे से ऊपर जाने वाला। तो दोनों में से कौन सा लेंगे? तो ये डिपेंड करता है ना, इन दोनों तीर के ये जो दो निशान हैं इनमें से ये डिपेंड करता है कि वो कौन से टाइप का ट्रांजिस्टर है। यहाँ पर तीर के निशान लगाने का एक उसूल जो है वो आप ध्यान में रखो, और वो उसूल है तीर का निशान हमेशा P से N की तरफ बनाया जाएगा। तीर का निशान हमेशा P से N के तरफ बताएंगे। ओके, अब आप गौर से देखना कि यहाँ पर एमीटर जो है वो P है, बेस जो है वो N है और कलेक्टर जो है वो P है। इसलिए तीर का निशान आप देख रहे हैं कि एमीटर के अंदर ऊपर से नीचे बताया गया, P से N की तरफ। ओके, तो ये हो गया सर्किट सिंबल PNP ट्रांजिस्टर का। अब यहाँ पर इसका एक तरीका और भी है इस ट्रांजिस्टर को बनाने का, और ये जो तरीका है इसे हम ये कह सकते हैं कि डबल डायोड मेथड, मतलब डबल डायोड, दो डायोड्स के ज़रिए आप एक ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए यहाँ पर ये पहला डायोड है, इस पहले डायोड का P इधर है और N ये वाला हिस्सा है। ये दूसरा डायोड है, इसका P इधर है और N इधर है। तो जब आप उसको इस तरीके से, यानी जब आप इन दोनों डायोड्स को इस तरीके से मिलाओगे जैसे इस तस्वीर में दिख रहा है, यानी दोनों N हिस्सों को आपस में जोड़ देंगे अगर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये एक तरह का ट्रांजिस्टर बन जाएगा जिसका एक तरफ P है, दूसरे सिरे पर भी P है और बीच में N है, इसलिए ये PNP को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो ये है यहाँ पर PNP ट्रांजिस्टर की बनावट। इसके अलावा ये सर्किट सिंबल और इसके अलावा ये टू डायोड रिप्रेजेंटेशन ऑफ PNP ट्रांजिस्टर। ओके, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो अपने बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है इंग्लिश मीडियम की, उसमें सर्किट सिंबल और ये जो डबल डायोड रिप्रेजेंटेशन है ये गलत बताया गया है। उसके अंदर तीर का निशान जो है वो अपोजिट अंदाज में बता दिया गया है, जबकि वो वैसा नहीं होना चाहिए था। ट्रांजिस्टर का तरीका ही ये है कि एमीटर के अंदर तीर का निशान हमेशा P से N की तरफ होना चाहिए, हमेशा P से N की तरफ। ये बेसिक प्रिंसिपल है ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट करने का, और ये बोर्ड की बुक में शायद गलती से वो रिप्रेजेंट हो गया है। ओके, चलिए ठीक है। तो अगर आप बोर्ड की बुक रेफ़र कर रहे हैं तो उस वक्त जब आप ये सर्किट सिंबल और ये टू डायोड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजिस्टर जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपने वहाँ पर गौर से या बारीकी से इस चीज़ को ध्यान में रखना कि उसमें ये चीज़ें गलत दी गई हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। दूसरे टाइप का जो ट्रांजिस्टर है उसका नाम होगा NPN ट्रांजिस्टर। अभी हमने देखे थे PNP। ओके, P, N और P, और अब हमको देखना है NPN। ओके, अब NPN का मतलब क्या होगा कि जिसमें एक P जो है वो दो N के दरमियान में सैंडविच किया जाएगा।
यानी अगर आपने एक पी हिस्से को दो अलग अलग एन हिस्सों के दरमियान में सैंडविच कर दिए तो जो डिवाइस तैयार होगा तो वो होगा एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब हम देखते हैं इसके डिज़ाइन कैसा होगा। तो इसका डिज़ाइन आपके सामने है। आप देखो यहाँ पर पहला जो सिरा है एमीटर का वो एन है, जो दूसरा सिरा है वो कलेक्टर यानी कलेक्टर वाला जो सिरा है वो भी एन है, और जो बेस वाला जो रीजन है तो वो पी है। इसका मतलब यहाँ पर एक पी को दो एन हिस्सों के दरमियान में सैंडविच किया गया है। अब इसका सर्किट सिंबल लेते हैं। तो इसका सर्किट सिंबल ये आपके सामने है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसके अंदर जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आड़ी लाइन बेस होती है और तिरछी जो दो लाइनें हैं उनमें से एक एमीटर और एक कलेक्टर होता है। एमीटर को अलग रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें तीर का निशान लगाएंगे और वो तीर का निशान एक्चुअली उसमें करंट की डायरेक्शन को दिखाएगा, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को, और वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है पी से एन की तरफ। इसलिए अगर ये एन है और ये पी है और फिर ये एन है तो तीर का निशान ऐसा लगाना पड़ेगा पी से एन की तरफ। ओके, तो ये बन गया यहाँ पर एन पी एन ट्रांजिस्टर जो है उसका सर्किट सिंबल। ओके, चलिए अब चलते हैं इसको टू डायोड रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो ये आपके सामने टू डायोड रिप्रेजेंटेशन है। आप देखो यहाँ पर ये पहला डायोड है, इसका एन इधर है, यहाँ पर ये एन है, ये बीच इधर वाला पी है। दूसरे डायोड के अंदर ये बीच में पी है और ये इधर वाला एन है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सिरों पर एन है और बीच वाला रीजन पी है। तो इसको हम बोलेंगे एन पी एन ट्रांजिस्टर। ओके, यहाँ पर हमारा ये दो टाइप्स ट्रांजिस्टर जो है कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि जब भी हम ट्रांजिस्टर की स्टडी करते हैं तो उसके अंदर चार टर्म्स ऐसी होती हैं, चार इस्तेलाहात ऐसी हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। ओके, अब वो चार जो टर्म्स हैं वो कौन सी हैं। तो उनमें से आप देखो, इनमें पहली टर्म है डिप्लेशन रीजन्स। यानी ट्रांजिस्टर के अंदर डिप्लेशन रीजन्स कितने और कहाँ होते हैं। तो आप याद रखो कि डिप्लेशन रीजन हमेशा जंक्शन के दोनों तरफ यानी जंक्शन के अतराफ पाए जाते हैं। जहाँ जंक्शन होता है वहाँ डिप्लेशन रीजन होता है। ओके, यानी एक्चुअली होता ये है ये इस तरह से कि अगर मान लो ये जंक्शन है तो इसके इस तरफ भी और इस तरफ भी ये वाला जो पूरा जो इलाका रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे डिप्लेशन रीजन। अब क्योंकि ट्रांजिस्टर के अंदर दो जंक्शन है इसका मतलब इसके अंदर डिप्लेशन रीजन भी दो है। ओके, तो पहला जो डिप्लेशन रीजन है वो एमीटर बेस जंक्शन पे बनेगा। एमीटर और बेस के दरमियान जो जंक्शन है वहाँ डिप्लेशन रीजन बनेगा। और दूसरा जो डिप्लेशन रीजन है वो बेस और कलेक्टर के दरमियान बनेगा, क्योंकि हमारे पास जो है तीन अलग अलग जो है, अगर आप इसको एक फिगर से अगर समझें तो देखो ये कुछ इस तरह से बनेगा कि मान लो यहाँ पर इस जगह पर ये एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। ओके, तो इसमें जब हम डिप्लेशन रीजन बनाएंगे तो एक डिप्लेशन रीजन यहाँ बनेगा, एक डिप्लेशन रीजन यहाँ बनेगा। ओके, यानी एक एमीटर और बेस के दरमियान और एक बेस और कलेक्टर के दरमियान उनके जंक्शन के अतराफ में। ओके, चलिए अब चलते हैं अगला, बर की रॉ। सेकंड पॉइंट जो इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ता है बार बार वो है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो याद रखो क्योंकि ट्रांजिस्टर के अंदर तीन टर्मिनल होते हैं इसलिए तीनों टर्मिनल में से गुजरने वाला जो करंट है वो भी तीन होते हैं। एमीटर टर्मिनल जो है उसमें से जो करंट गुजरेगा उसे हम कहेंगे एमीटर करंट। बेस के टर्मिनल में से जो करंट निकलेगा उसको बोलेंगे बेस करंट। और कलेक्टर जो टर्मिनल है उसमें से जो करंट निकलेगा उसे कहेंगे कलेक्टर करंट। ओके, तो इस तरह से ट्रांजिस्टर के अंदर हमेशा तीन करंट होते हैं। ओके, अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है मज़ाहमत यानी रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आप याद रखो कि जो लेफ़्ट साइड वाला यानी जो पहला जंक्शन है वो आम तौर पर वो फॉरवर्ड बायस्ड उसको रखा जाता है। हम अगले पॉइंट में उसको कवर करेंगे अभी। और फॉरवर्ड बायस का मतलब यह है कि उसमें से करंट ज़्यादा गुजरेगा यानी मज़ाहमत कम होगी। तो लेफ़्ट वाले जंक्शन की मज़ाहमत कम होगी और राइट वाले जंक्शन की मज़ाहमत ज़्यादा होगी। यानी एमीटर और बेस का जो जंक्शन है उसकी मज़ाहमत कम और बेस और कलेक्टर जो जंक्शन है उसकी मज़ाहमत ज़्यादा। ओके, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये अभी जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूँ कि मान लो ये इसमें आप देखो कि ये पहला जंक्शन है और ये दूसरा जंक्शन है, ये एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर। ओके, तो और ये जंक्शन नंबर 1 और ये जंक्शन नंबर 2।
तो इसके अंदर आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि जंक्शन नंबर 1 जो है इसका रेजिस्टेंस कम होता है और जंक्शन नंबर 2 का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ओके, अब मज़ाहमत पहले जंक्शन में कम और दूसरे मज़ाहमत में ज़्यादा, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे ऐसे, तो मज़ाहमत बढ़ते जाएगी। ओके, मज़ाहमत के बढ़ने का जो अमल है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ होता है। अब क्योंकि इसके अंदर मज़ाहमत ट्रांसफ़र हो रही है लो से हाई की तरफ, इसलिए इसको ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टर कहा जाता। अब ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टर बोला जा रहा है, इसीलिए इसको मिलाकर बोलते हैं ट्रांजिस्टर। यानी ट्रांजिस्टर का मतलब होता है ऐसा डिवाइस जिसके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टर पाया जाए। ओके, क्लियर? तो ये भी एक कंसेप्ट आप ध्यान में रखिए। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। अगला जो कंसेप्ट आपको देखना है वो है बायसिंग का। अब बायसिंग का मतलब क्या होता है तो वो समझ लो आप लोग, वो ऑलरेडी पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वैसे बायसिंग का मतलब होता है बैटरी के साथ जोड़ना। ओके, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अगर आप एक बैटरी के साथ में जोड़ते हैं तो बैटरी के साथ जोड़ने का जो अमल है उसी को बायसिंग कहेंगे। ओके, और जाहिर है ये बायसिंग दो तरह की होती है, एक है फॉरवर्ड बायस्ड यानी फॉरवर्ड बायसिंग और एक होती है रिवर्स बायसिंग। तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान में रखो कि पहले वाला जो जंक्शन है एमीटर और बेस का, उसकी मज़ाहमत जो है वो कम होती है, मतलब वो फॉरवर्ड बायस। ओके, तो अब जो पहला जो जंक्शन हमने अभी जैसा देखा एमीटर बेस, उसको हम फॉरवर्ड बायसिंग में करेंगे, और जो दूसरा जो जंक्शन है बेस और कलेक्टर उसको हम रिवर्स बायस करेंगे ताकि उसकी मज़ाहमत जो है वो ज़्यादा रहे। ओके, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है ट्रांजिस्टर का एक्शन, उसका अमल, उसकी कारकर्दगी जो है उसको हमको वजाहत करना है। अब आप देखिए ट्रांजिस्टर का जो अमल है मतलब उसमें किस तरह का अमल पाया जाएगा, तो वो देखने के लिए सबसे पहले जो सर्किट हम यूज़ करेंगे वो इस तरह से है। इस सर्किट के अंदर एक ट्रांजिस्टर हमने लिए जिसका नाम है NPN ट्रांजिस्टर। इसका जो एमीटर है हमने उसको ये बैटरी के साथ जोड़े, जो कलेक्टर है उसको हमने ये वाली बैटरी के साथ जोड़े। दोनों बैटरीज़ की जो पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है बेस के साथ जोड़े और इसका निगेटिव जो है वो बेस के साथ जोड़ दिए। और अब इसमें आप एक चीज़ देखो कि जब आप इन बैटरीज़ को देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर ये इस बैटरी का जो निगेटिव है, इस बैटरी का निगेटिव इस N के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, और इस बैटरी का पॉजिटिव यहाँ पर इसके P के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब पहले वाला जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस्ड है, यानी यहाँ पर पहला जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड। ओके, जब दूसरे जंक्शन की तरफ हम देखेंगे तो देखो ये N जो है, N को हमने जोड़ा है पॉजिटिव के साथ में और इस P को हमने जोड़ा है निगेटिव के साथ। इसका मतलब ये रिवर्स बायसिंग हो गई। तो पहला जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड और दूसरा जंक्शन रिवर्स बायस्ड। ओके, इस तरीके से हमने इसको जोड़ा हुआ है। ओके, अब सवाल ये आता है कि इस तरह से जोड़ने से क्या होगा, मतलब चार्ज कैरियर्स का क्या होगा। तो आप सबसे पहले एक चीज़ देखो, जो पहले वाली बैटरी है VEB, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा। जो इलेक्ट्रिक करंट जो निकलेगा यानी इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो N रीजन के अंदर ज़्यादा होंगे और फिर वो आगे बढ़ना शुरू होंगे, उनका बहाव शुरू होगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे तो ये इनका एक हिस्सा जो है बेस में से निकलेगा और एक हिस्सा जो है वो कलेक्टर में से निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एमीटर करंट है वो एक्चुअली दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है। पहला हिस्सा है बेस करंट और दूसरा हिस्सा है कलेक्टर करंट। ओके, और जाहिर सी बात है जब इसी चीज़ को आप एक मसावत में लिखोगे तो वो मसावत कुछ ऐसी बनेगी, IE इज़ इक्वल टू IB प्लस IC। आप याद रखो ये जो मसावत आपके सामने दिख रही है IE इज़ इक्वल टू IB प्लस IC, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर एक्शन। ये ट्रांजिस्टर के अमल को ज़ाहिर करती है। इसमें एक और चीज़ है कि ये जो IB है ये बहुत ही मामूली होती है, तकरीबन 5%। यानी इसका क्योंकि डोपिंग सबसे, हमने पढ़े ना कि अभी बेस जो है उसका वो सबसे छोटा होता है, उसकी डोपिंग भी सबसे कम होती है, इसलिए बेस करंट भी सबसे कम रहेगा। अब क्योंकि बेस करंट सबसे कम रहेगा, निग्लिजिबल रहेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो IE है वो तकरीबन IC के बराबर होगी। ओके,
तो आई बी ज़ीरो लेने की वजह से हम आई सी नियरली इक्वल टू आई ई ले सकते हैं, यानी एमीटर करंट और कलेक्टर करंट तकरीबन इक्वल होते हैं। ओके, ये था मामला एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर का। इतनी चीज़ें आपको उसमें देना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, उसकी किस्में क्या है। तो आप देखो, ट्रांजिस्टर के अंदर क्योंकि 3 टर्मिनल हैं इसलिए कॉन्फ़िगरेशन भी 3 है। 3 तरह के उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन पाए जाएंगे तीनों टर्मिनल्स को यूज़ करके। अब एक चीज़ देखो आप, 3 टर्मिनल में से जो लेफ़्ट वाला टर्मिनल रहेगा वो इनपुट में जाएगा, जो राइट वाला टर्मिनल है वो आउटपुट में जाएगा, और जो बीच वाला टर्मिनल है वो कॉमन रहेगा। ओके, तो वो जो कॉमन वाला जो रहेगा उसको यूज़ करके हम कॉन्फ़िगरेशन के नाम रख सकते हैं। यहाँ आप देखिए, सबसे पहला जो कॉन्फ़िगरेशन है उसे कहते हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, आप देखो ये जो बेस है ये इनपुट में है, ये जो कलेक्टर है ये आउटपुट में है, और ये जो एमीटर है ये कॉमन है दोनों के लिए, मतलब इनपुट में भी है और आउटपुट में है, तो इसीलिए इसको कॉमन एमीटर कहेंगे। ऐसे ही अगर आप दूसरे टाइप का ट्रांजिस्टर लेंगे तो उसमें भी वैसे ही देखो आप, बेस इनपुट में, कलेक्टर आउटपुट में, और एमीटर जो है वो दोनों के लिए कॉमन। ये हो गया हमारा पहला कॉन्फ़िगरेशन। चलिए दूसरा कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब आपके सामने उसकी फिगर है, आप देखो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एमीटर इनपुट में है, कलेक्टर आउटपुट में है, और बेस दोनों के लिए कॉमन है। ओके, ऐसे यहाँ पर भी देखो आप, एमीटर इनपुट में, कलेक्टर आउटपुट में, और बेस दोनों के लिए कॉमन। ओके, ये हो गया हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा जो रहेगा वो कॉमन कलेक्टर रहेगा। अब कॉमन कलेक्टर के अंदर आप देखो, इसके अंदर बेस इनपुट में है, एमीटर आउटपुट में है, और कलेक्टर दोनों के लिए कॉमन है। ओके, ये पीएनपी में। और अगर एनपीएन में देखेंगे तो भी वैसी है, बेस इनपुट में, एमीटर आउटपुट में, कलेक्टर दोनों के लिए कॉमन। ओके, तो इस तरीके से ट्रांजिस्टर के अंदर 3 तरह के कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मुमकिन है। अब ये जो 3 अलग अलग ट्रांजिस्टर होते हैं, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर, इसमें से आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि कॉमन बेस ट्रांजिस्टर और कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर की कारकर्दगी बहुत अच्छी नहीं होती। ओके, यानी इनकी जो इफ़िशियंसी है, इनका जो काम करने का तरीका है, या इनका जो आउटपुट होता है, इनकी जो कारकर्दगी है वो बेहतर नहीं है। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन सबसे बढ़िया होता है, इसलिए ज़्यादातर जो स्टडीज़ जो की जाती है वो कॉमन एमीटर की ही की जाती। और हमारा जो 12वीं का जो सिलेबस है उसमें भी सिर्फ कॉमन एमीटर की ही स्टडी दी गई है। तो यहाँ पर अगला सवाल उसी के बारे में है कि कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर जो है तो उसकी हमको डिटेल्स में उसकी स्टडी करना है। तो अब आप देखो, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर के अंदर हम किस तरह से टर्मिनल्स लेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे ट्रांजिस्टर लिया। अब जैसा आप ट्रांजिस्टर देख रहे हो, इस ट्रांजिस्टर का ये वाला टर्मिनल बेस है, यहाँ तीर का निशान है, इसका मतलब ये एमीटर है, और ये बचा हुआ जो है ये कलेक्टर है। तो हमने बेस को इनपुट में लगाया, कलेक्टर को आउटपुट में लगाया, और जो एमीटर है उसको हमने दोनों के लिए कॉमन रख दिए। ओके, तो इसीलिए ये जो सर्किट डिज़ाइन है ये कॉमन एमीटर एम्पलीफायर की कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसकी कारकर्दगी मालूम करने के लिए हम उसको इस तरीके से जोड़ेंगे। अब आप इसमें एक चीज़ देखो कि यहाँ ये जो इनपुट है इसकी वजह से इसमें से बेस करंट गुजरेगा। ओके, एमीटर करंट यहाँ से इधर जाना है, क्योंकि उसका जो तरीका रहेगा एन ट्रांजिस्टर का, वो पी से एन की तरफ जाएगा, और ये वाला जो कलेक्टर का जो करंट है वो ऐसा जाना है। इसका मतलब ये करंट दोनों मिलेंगे और ये दोनों मिलकर इधर जाएंगे। ओके, मतलब इक्वेशन यही वाली रहेगी, आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू आई ई। ओके, तो यानी एमीटर करंट हमेशा बेस करंट और कलेक्टर करंट का मजमुआ होगी। तो ये था कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की वजाहत। इसमें यहाँ पर आपको 2 बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ना है जिनको करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर्स कहा जाता। 2 तरह से होते हैं, 2 तरह से जो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर्स हैं उनमें से एक का नाम है अल्फ़ा और एक का नाम है बीटा। ओके, तो अल्फ़ा जो है वो होता है आई सी अपॉन आई ई, मतलब कलेक्टर करंट और एमीटर करंट इन दोनों का जो तनासुब होगा उसको हम अल्फ़ा कहेंगे। जनरली उसको अल्फ़ा डीसी कहते हैं।
अगर उसमें डीसी करंट अगर है तो, और अगर एसी करंट है तो अल्फ़ा एसी भी बोल सकते हैं। ओके, तो आई सी अपॉन आई ई कलेक्टर करंट और एमीटर करंट का तनासुब। इसी तरीके से जो दूसरा जो यहाँ पर करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है वो है बीटा, और बीटा जो होता है तो आई सी अपॉन आई बी होता है, यानी कलेक्टर करंट और बेस करंट का तनासुब। ओके, अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, इसमें आप आई ई से डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड को। तो अगर आपने इन दोनों को डिवाइड किया आई सी से तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी, आई ई अपॉन आई सी इज इक्वल टू आई बी प्लस अपॉन आई सी अपॉन आई सी यानी 1। अब ये दोनों, ये वाला जो पार्ट है ये आप देखो, इसको उल्टा करके अगर आप देखेंगे तो आई सी अपॉन आई ई होगा, और ये सेकंड वाला जो पार्ट है आई बी अपॉन आई सी, इसको भी अगर उल्टा करेंगे तो ये आई सी अपॉन आई बी हो जाएगा। तो इस लिहाज से इनके अगर इस्तेमाल करें ऊपर की इक्वेशन अल्फ़ा और बीटा की मसावतों को अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो उल्टे करके मतलब रेसिप्रोकल के रूप में आएंगी। ओके, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा प्लस 1। अब इसको अगर सॉल्व करते जाएं तो सॉल्व करने पर हमको जो पहली मसावत मिलेगी वो ये वाली मसावत मिलेगी, इस तरीके से अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। आप याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, या आपको एमसीक्यू वगैरह में डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि ट्रांजिस्टर के अंदर अल्फ़ा और बीटा ये जो दो अलग अलग करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर्स हैं, इनका आपस का रिलेशन क्या होता है। इनका आपस का रिलेशन ये वाला है, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। ओके, इसी तरीके से आप इसको बीटा के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी बीटा इज इक्वल टू के रूप में अगर इसको लिखना है तो वो आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस 1, इस तरीके से। ठीक है, तो ये थे अल्फ़ा और बीटा, दो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर्स, उनके दरमियान का ताल्लुक़। चलिए अब चलते हैं हम अगले इस पर अगले टॉपिक पर जाने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है। आप देखो, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि बेस जो होता है वो सबसे छोटा होता है एरिया वाइज, और उसके अंदर डोपिंग भी सबसे कम होती है। तो इसीलिए जो बेस का जो करंट है वो सबसे कम रहेगा, तकरीबन वो 5% होता है। यानी एमीटर का जो टोटल करंट है उसके मुकाबले में अगर हम बात करें तो बेस करंट सिर्फ 5% रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कलेक्टर करंट जो है वो 95% रहेगा, 95%। ओके, तो इसीलिए जब आप आई ई की वैल्यू, अगर आपने आई ई को 100 लिया तो आई सी आपको 95 लेना पड़ेगा और आई बी आपको 5 लेना पड़ेगा। अब आप अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे वो आ जाएगा 0.95, बीटा की वैल्यू निकालेंगे वो आ जाएगा 19 अप्रॉक्सीमेटली, वो 19 के करीब आ जाएगा। तो अब आप एक चीज़ देखो, अप्रॉक्सीमेटली नहीं, एग्जैक्टली वो 19 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आम तौर पर जो जनरल ट्रांजिस्टर्स जो हम यूज़ करते हैं उनमें अल्फ़ा की वैल्यू 0.95 होती है और बीटा की वैल्यू 19 के करीब होती है। ओके, 19 या 19 से समझ लीजिए थोड़ी ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है। जितनी आप बीटा की वैल्यू बढ़ाओगे उतना बेस करंट जो है वो कम होता जाएगा, यानी जितना बेस करंट आप कम करेंगे उतना बीटा की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। ओके, ये था यहाँ पर ट्रांजिस्टर से रिलेटेड कुछ उसकी डिटेल्स। ओके, चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। अगला जो सवाल है वो है कॉमन एमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बयान करना है। अब कॉमन एमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बयान करना है तो सबसे पहले तो उसका सर्किट डायग्राम आएगा। आप देखो, सर्किट डायग्राम तो वही वाला रहेगा जो हमने ऑलरेडी पहले देखे थे, सिर्फ कुछ चीज़ें ऐड कर लेंगे इसके अंदर। जैसे यहाँ पर हम इसमें हम सबसे पहली जो चीज़ देखेंगे वो ये है कि हमने ये जो बैटरी यहाँ पे लिया है बेस और एमीटर के दरमियान VBE, इसका वोल्टेज गिनने के लिए हम यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। VBE जो है ये एक वोल्ट मीटर है। उसी तरीके से बेस में से गुजरने वाला जो करंट है उसको गिनने के लिए हम माइक्रो एमीटर यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर ये माइक्रो एमीटर यूज़ कर लिया। ऐसी कलेक्टर के अंदर जो बैटरी जो है वो VCC है। ओके, उसका वोल्टेज गिनने के लिए हम यहाँ पर वोल्ट मीटर यूज़ करेंगे VCE, और उसी तरीके से कलेक्टर में से जो करंट गुजरेगा
उसको गिनने के लिए हमने यहाँ पर ये एक माइक्रो एमीटर या मिली एमीटर जो है वो लगाया हुआ है, और जो करंट गिनने का काम करेगा। ओके, अब इसकी जो वजाहत है कंप्लीट, वो हम कुछ इस तरह से करेंगे। सबसे पहले इनपुट की कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आप देखो, इनपुट का मतलब यहाँ पर ये वाला सेक्शन है, गौर से देखो आप। इनपुट के अंदर इसमें यहाँ पर अब ये सर्किट आपके सामने क्लियर है। इनपुट का मतलब यहाँ पर ये करंट और ये वोल्टेज है। आउटपुट का मतलब है ये करंट और ये वाला वोल्टेज। तो अगर आपने इनपुट के ये दोनों के दरमियान अगर आप ग्राफ बनाते हैं, तो इन दोनों में से हमको किसी एक को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और अगर हम इन दोनों का ग्राफ बनाते हैं तो इधर हमको इनको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ओके, तो जब आप इनपुट के अंदर बेस करंट और बेस वोल्टेज, एमीटर बेस जंक्शन का जो वोल्टेज है, इनके दरमियान जो ग्राफ बनेगा वो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा, और कलेक्टर और एमीटर इनके दरमियान में जो ग्राफ बनेगा उसको हम लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पर अब आप देखो, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब आप इसमें एक चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने के लिए हमने दो लोगों को इस्तेमाल किए। एक है वोल्टेज, दूसरा है करंट, और यहाँ हमने VCE को कांस्टेंट रखा हुआ है। तो ग्राफ जो है उसका नोयत कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं। अगर हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देखिए, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से बनेगी। इसमें हमने कलेक्टर करंट को, कलेक्टर, एमीटर, जंक्शन, वोल्टेज, इन दोनों के दरमियान हम ग्राफ बनाए, और ये ग्राफ बनाते टाइम पर हमने बेस करंट जो है उसको कांस्टेंट रखा, अलग अलग बेस करंट की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए। ओके, जितनी आप बेस करंट की वैल्यू ज़्यादा लोगे उतना ये ग्राफ ऊंचा बनते जाएगा। ओके, जैसा आप देख रहे हो कि 10 माइक्रो एम्पीयर, यहाँ से आप देखो ये 10 से लेकर 60 तक दिया हुआ है। तो जैसे जैसे इसकी वैल्यू, यानी जैसे जैसे हम बेस करंट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, उस जो ग्राफ है वो ऊंचा होते जा रहा है, उसकी वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला जो सवाल है वो ट्रांजिस्टर के पार्ट का आखिरी सवाल है, और वो है ट्रांजिस्टर को वासेगौर के तौर पर, यानी एम्पलीफायर के तौर पर हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप याद रखना, यहाँ ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये डायरेक्ट उसके एप्लीकेशन वाला सवाल है। ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन है ये, कि ट्रांजिस्टर को कहाँ अप्लाई करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। तो ट्रांजिस्टर को हम एज ए एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं वासेगौर के तौर पर, यानी वासेगौर का मतलब रहता है वसी करने वाला, बढ़ाने वाला। तो जो कमज़ोर AC सिग्नल को ताकतवर AC सिग्नल में तब्दील करता है, उस डिवाइस को हम कहते हैं वासेगर या एम्पलीफायर। और ट्रांजिस्टर जो है वो बहुत ही बढ़िया एम्पलीफायर होता है, उसको यूज़ करके हम एम्पलीफायर बना सकते हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले उसका जो डिज़ाइन है कि ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करके आप एम्पलीफायर कैसे बनाओगे, तो उसका तरीका या उसका सर्किट सिंबल आपके सामने है। इसमें यहाँ पर ये जो Vin है ये इनपुट है, कमज़ोर इनपुट। ओके, कमज़ोर AC इनपुट, ये हमने दिया है बेस को। एमीटर को हमने कॉमन रखा, और कलेक्टर जो है उसको हमने आउटपुट जो है उसके साथ जोड़ के रखा हुआ है, यानी आउटपुट में RL के अतराफ आउटपुट हमको मिलेगा, तो उसके साथ हमने उसको जोड़ के रखा हुआ है। 3 करंट यहाँ पर हमको नज़र आ रहे हैं, एक बेस करंट, एक एमीटर करंट, और तीसरा कलेक्टर करंट। और अगर हम करंट्स की डायरेक्शंस को अगर देखेंगे तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि बेस करंट भी ट्रांजिस्टर के अंदर आ रहा है, कलेक्टर करंट जो है वो भी ट्रांजिस्टर के अंदर आ रहा है, लेकिन जो एमीटर करंट है वो बाहर जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बेस करंट और कलेक्टर करंट को मिला लिया जाए तो एमीटर करंट बनेगा। ओके, चलिए इसकी जो डिटेल्स हैं उसमें सबसे पहले तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आउटपुट की मसावातों से। इसमें सबसे पहले आप ऐसा इमेजिन करो कि आपने जो कमज़ोर AC सिग्नल है वो नहीं लगाए, या उसकी वैल्यू 0 है मान लो। तो वैल्यू अगर उसकी 0 लेंगे तो ऐसी सूरत में जो इक्वेशन यहाँ पर बनेगी
आउटपुट की, वो बनेगी VCC इज इक्वल टू VCE प्लस ICRL। ओके, ये लेकिन ये कब है, जब आपने AC सिग्नल नहीं लगाए। अब इसके अंदर आप VBB की वैल्यू को यूज़ कर सकते हो, यानी इनपुट सेक्शन के लिए। तो इनपुट सेक्शन में अगर आपने किरचॉफ का कानून लगा दिए तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, VBB इज इक्वल टू VBE प्लस IB इंटू RB। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसमें आप एक चीज़ देखो कि इनपुट सेक्शन के अंदर अगर आपने जो कमज़ोर AC सिग्नल है Vin वो अगर लगा दिए तो आपको VBB के अंदर इसको जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे आप इसको जोड़ेंगे ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, VBB प्लस VN इज इक्वल टू, ये इस तरह से। ओके, VBE प्लस IB RB प्लस Vin की जो वैल्यू है वो ये वाली है। ओके, अब इसमें आप एक चीज़ देखो कि इस इक्वेशन को देखकर ही समझ में आ रहा है कि Vn का मतलब ये वाला पार्ट है, तो दोनों को साथ में ले लिए। अब इसमें आप एक चीज़ ध्यान में रखो कि RB जो है, RB का मतलब है रेजिस्टेंस। ओके, तो वो बहुत ही कम रहेगा, वो निग्लिजिबल होता है, बहुत ही मामूली होता है, इसलिए उसको आप ज़ीरो ले सकते हैं। अगर आपने उसको ज़ीरो ले लिया तो जो इक्वेशन बनेगी वो मिलेगी Vin इज इक्वल टू डेल्टा IB इंटू RI। ओके, डेल्टा IB का मतलब है बेस करंट में होने वाली तब्दीली, और RI जो है एक्चुअली वो इनपुट डायनामिक रेजिस्टेंस है। ओके, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि IB जो है उसमें अगर आप तब्दीली करेंगे तो उसकी वजह से कलेक्टर जो है वो तब्दील होगा, और इस मुनासिबत से अगर हम देखें तो जो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो होता है बीटा, उसकी वैल्यू आ जाएंगी डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, यानी कलेक्टर करंट की तब्दीली और अपॉन में बेस करंट जो है उसकी तब्दीली। इसमें से डेल्टा IB को ट्रांसफ़र करो उधर तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, डेल्टा IC इज इक्वल टू बीटा इंटू डेल्टा IB। अब वोल्टेज ड्रॉप जो है अगर हम उसकी बात करें तो उसकी कीमत जो है वो होंगी डेल्टा VCC इज इक्वल टू डेल्टा VCC प्लस RL इंटू IC। ओके, और डेल्टा VCE प्लस IC इंटू RL। अब VCC जो है वो कांस्टेंट है तो उसकी जो तब्दीली है वो ज़ीरो हो जाएगी, और इस लिहाज से अगर हम बात करें तो डेल्टा VCC इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस RL इंटू IC। ये जो डेल्टा VCC जो है ये हमारा आउटपुट है, इसको हम VO बोल सकते हैं, तो VO इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस RL इंटू बीटा इंटू डेल्टा IB। इसमें यानी इक्वेशन नंबर 6 को अगर हम ऊपर से यूज़ करें तो अब आप इस पर से वोल्टेज गेन की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप याद रखो वोल्टेज गेन का मतलब होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, तो VO अपॉन VI। इसमें आप VO और VI की वैल्यूज़ रख दो ऊपर की इक्वेशन से। जब आप ये इक्वेशंस यहाँ ला के रखेंगे ये बन जाएगा वोल्टेज गेन इज इक्वल टू माइनस RL इंटू बीटा इंटू डेल्टा IB अपॉन डेल्टा IB इंटू RI। ज़ाहिर है डेल्टा यहाँ पर आप जैसा देख रहे हो कि डेल्टा IB ऊपर भी है नीचे भी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और नतीजे में आपको मिलेगा वोल्टेज गेन इज इक्वल टू RL इंटू बीटा अपॉन RI। ये जो फार्मूला आपके सामने अभी दिख रहा है, इस फार्मूले के अंदर आप देखो इसमें निगेटिव साइन है, और ये निगेटिव साइन है इसका मतलब ये हुआ कि जो इनपुट और जो आउटपुट होता है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का वो आउट ऑफ फेज़ होता है, उल्टे फेज़ में होगा। और क्योंकि वो उल्टे फेज़ में जा रहा है, यानी इनपुट अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट जो है वो नेगेटिव फेज़ रहेगा, या इनपुट अगर नेगेटिव है तो आउटपुट जो है वो पॉजिटिव फेज़ में रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फेज़ को उल्टा करने का काम कर रहा है, इन्वर्ट करने का काम कर रहा है, इस वजह से हम इसको इन्वर्टर भी कहेंगे। ओके, यानी ट्रांजिस्टर का ये जो एम्पलीफायर सर्किट है बेसिकली ये इन्वर्टर का सर्किट है। ओके, तो इस तरीके से हम इसको इन्वर्टर भी कह सकते हैं या इन्वर्टर हम बना सकते हैं इसके ज़रिए। यानी यहाँ पर आप याद रखो कि ये जो सर्किट है ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर भी है और साथ ही साथ ये इन्वर्टर का सर्किट भी है। ओके, तो इस तरीके से हमारा आज का ये जो 40 मिनट का ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हमने ट्रांजिस्टर की कंप्लीट डिटेल्स जो है वो कंप्लीट कर लिए, कंप्लीट डिटेल्स जो है ट्रांजिस्टर की उसको कवर कर लिए हैं। ओके, इन सब की आप बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए। इसके बाद वाला जो हमारा लेक्चर रहेगा वो इस चैप्टर का
आखिरी लेक्चर रहेगा, बल्कि ये 12वीं के सिलेबस का, 12वीं के कोर्स का आखिरी लेक्चर वो रहेगा, जिसमें हम लॉजिक गेट्स की स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए स्टडी करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।